Hello and good morning everyone. Welcome to our channel The Next Level Academy. This is me Donna Vardhan और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. ऑलराइट, लेकिन ये कोई एक नॉर्मल न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं होने वाला. यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ MCQs. ऑलराइट, MCQs आपको मिलने वाला है. उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है. ऑलराइट, हर MCQs का. उसके साथ साथ कौन से GS पेपर में ये रिलेवेंट है वो भी बताऊंगी. और प्लस पॉइंट ये है कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ. एक मॉक क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो आंसर राइटिंग. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का डेट है सैटरडे जुलाई 2024 और लेट्स सी आज का हेडलाइंस क्या क्या है, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. ऑलराइट, सो माइक्रोसॉफ्ट में जो अपडेट फ्लो आया जो कि एक बहुत मेजर न्यूज़ है, जो न्यूज़ चैनल्स में पूरा छाया हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, देन बांग्लादेश में कैसे रायट्स एंड प्रोटेस्ट हो रहे हैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट, जहाँ पे 105 लोगों की मौत हो गई, इसको देखेंगे. और कैसे जम्मू में 3000 आर्मी पर्सनल को डिप्लॉय किया गया, रीजन क्या है हम इसको भी देखेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. So the first question is, what was the primary cause of the worldwide chaos triggered by the Microsoft update flaw? Okay, so primary cause क्या था Microsoft update flaw में? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस. अगर आपको पता है रीजन, ऑलराइट, तो आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आप इसको आंसर करने का ट्राई करो. अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं बताती हूँ. तो आंसर है फॉल्टी अपडेट बाय क्राउड स्ट्राइक. सी, दिस इज द आंसर, फॉल्टी अपडेट बाय क्राउड स्ट्राइक. तो चलो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक अपडेट्स के बारे में जिन्होंने दुनिया भर में केओस क्रिएट कर दिया. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं फिर. एक फॉल्टी अपडेट ने कई विंडोज कंप्यूटर और सर्वर्स को दुनिया भर में नॉकआउट कर दिया. यह अपडेट सिस्टम को बूट लूप में भेज रहा था. किस में भेज रहा था? बूट लूप में. ऑलराइट, बूट लूप में, बूट लूप में वो भेज रहा था, जिसमें ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिख रही थी. ऑलराइट, क्या दिख रही थी? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ उनको दिख रही थी. इससे एविएशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, टीवी चैनल्स और दूसरे सेक्टर्स में काफ़ी डिसरप्शंस हुई. ओके, क्राउड स्ट्राइक जो कि एक टेक्सास बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उनके फैल्कन एंड पॉइंट थ्रेट डिटेक्शन प्रोडक्ट का अपडेट भी फॉल्टी था. इससे फ्लाइट्स डिले हुई और एयरपोर्ट्स पर कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. ऑलराइट, सो एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को हैंड रिटन बोर्डिंग पासेस दिए और कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी. इंडिया में भी कई एयरपोर्ट्स अफेक्टेड हुए. बेंगलोर एयरपोर्ट पर सिस्टम डाउन टाइम की वजह से डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम में इशू आए. रिकवरी के लिए मैनुअल 4 स्टेप प्रोसेस यूज किया गया और फॉल्टी अपडेट को फिक्स करने की कोशिश की गई. ओके, मारुति सुजुकी जैसे कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्शन टेम्पररी हॉल्ट कर दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा इशू हो गया था पूरे दुनिया भर में. सो दोनों इंसिडेंट्स ने दिखाया, क्या दिखाया, कि प्रॉपर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. तो माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक दोनों ही एक्टिवली अभी क्या कर रहे हैं ना, अपने कस्टमर्स को असिस्ट कर रहे हैं रिकवरी में और हेल्प कर रहे हैं. कस्टमर असिस्टेंट एंड हेल्प सपोर्ट पूरा दे रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट रिस्पॉन्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट हैव टू द माइक्रोसॉफ्ट अपडेट फ्लॉ? अभी ये जो पूरा झमेला हुआ माइक्रोसॉफ्ट को लेके, वो तो वर्ल्ड वाइड हुआ ना, वो तो सबके सब जगह में हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया? उन्होंने कुछ किया या जाने दिया? उन्होंने डेफिनेटली कुछ किया. दैट इज व्हाट डिड दे डू? दे इशूड एन एडवाइजरी. ओके, तो
अभी चलो देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ आपको कि क्या एडवाइजरी उन्होंने दिया है और क्यों दिया है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट अपडेट फ्लॉ के बारे में एक एडवाइजरी इशू किया। इस एडवाइजरी में बताया गया कि लोगों को अपने सिस्टम्स को अपडेट करना चाहिए और सिक्योरिटी पैचेस को जल्दी से अप्लाई करना चाहिए ताकि किसी भी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट से बचा जा सके। ये एडवाइजरी इसलिए दी गई है ताकि यूजर्स अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को सिक्योर रख सके। ओके, तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें? देखो, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, अच्छे से सुन लो। ऑलराइट, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट एडवाइजरीज इन मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। Use the example of the advisory issued by the Indian government regarding the Microsoft update flaw. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और ये कौन से जीएस पेपर में रिलेवेंट है? ये आपके जीएस पेपर 2 में रिलेवेंट है। ऑलराइट, जैसे जहाँ पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइबर सिक्योरिटी कवर होता है जीएस पेपर 2 में। ऑलराइट, so let's move on to our third question. What was the outcome of the High Court's decision regarding the Vice Chancellor's appointment in Kerala? क्या हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में केरला में, वो हम देखते हैं। ऑलराइट, क्या होगा इसका आंसर? हाई कोर्ट ने क्या किया ना, डिसीजन को स्टे कर दिया, होल्ड कर दिया, कि हम बताएंगे बाद में, अभी के लिए उसको होल्ड पे रखा है। ओके, तो केरला हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को टेम्पररीली रोक दिया है। ये स्टे इसलिए दिया गया है क्योंकि कोर्ट को लगता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कुछ इलीगल या इरेगुलरिटीज हो सकती है। कोर्ट इन इश्यूज का रिव्यू करना चाहती है, इसलिए अपॉइंटमेंट को अभी के लिए रोक दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में सब जब क्लियर हो जाएगा इसको पास मिल जाएगा। ओके, तो ये जीएस पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। ओके, एंड मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, सुनो। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको मॉक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मॉक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ अ हाई कोर्ट stay on the appointment of a vice chancellor in a state university. Use the recent case in Kerala as an example. Okay, so let's move on to our fourth question. What is the reason for deploying 3,000 more army troops in Jammu area? क्यों 3,000 आर्मी ट्रूप्स को जम्मू एरिया में डिप्लॉय किया गया? रीजन क्या है? ऑफ कोर्स न्यूज में इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि जम्मू में इतना ज्यादा मिलिटेंसी हो रहा है, इतना ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड मिलिटेंट एक्टिविटी। ओके, जम्मू में 3,000 एडिशनल आर्मी ट्रूप्स डिप्लॉय करने का डिसीजन प्राइमरीली बढ़ाती हुई मिलिटेंट एक्टिविटीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिस्पॉन्स में लिया गया है। ये एरिया कश्मीर के बॉर्डर रीजन से क्लोज है जहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स के एक्टिव प्रेजेंस रहते हैं। ऑलराइट, इंक्रीज मिलिटेंट एक्टिविटीज जैसे कि अटैक्स, एम्बुशेस और एनकाउंटर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को चैलेंज किया है। ऑलराइट, तो एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट से क्या होगा ना कि जो सर्विलेंस है वो एनहांस हो जाएगा, जिससे ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट से एरिया में सर्विलेंस और पेट्रोलिंग को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज को कर्ब करने में मदद करेगा। ओके, क्राइसिस मैनेजमेंट होगी। अगर किसी मेजर मिलिटेंट अटैक या कन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ता है तो एडिशनल फोर्सेस सिचुएशन को हैंडल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और लोकल सपोर्ट, लोकल पॉपुलेशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी ये डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि सिविलियंस को मिलिटेंट एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑलराइट, सो ओवरऑल ये स्टेप्स जम्मू एरिया में सिक्योरिटी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने और मिलिटेंट थ्रेट को एड्रेस करने के लिए उठाया गया है। तो ये बेसिकली आपका जीएस पेपर 3 के लिए रेलिवेंट है। और मेंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे से सुन लो। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट इवेलुएट
the role of military deployment in countering insurgency and ensuring regional stability. Reference the recent deployment of 3,000 troops in Jammu in your answer. Alright. Now, let's move on to our next question. What incident led to casualties and injuries in Tel Aviv? Okay, तो Tel Aviv आपका किधर है? Tel Aviv है आपका इज़राइल में. तो इसमें रीज़न क्या था ये कैजुअलिटीज़ और इंजरीज का तेल अवीव में जो कि इज़राइल में है? तो रीज़न था आपका ड्रोन अटैक. ऑलराइट, नाउ लेट्स हियर द एक्सप्लेनेशन. तेल अवीव जो कि इज़राइल में है, ड्रोन अटैक के वजह से वहाँ पे एक कैजुअलिटी मतलब एक जन की डेथ हुई है और 10 लोग इंजर हुए हैं. उनको घाव लगी है, उनको चोट लगी है, वूंड हुई है उन्हें. ओके, इस अटैक के दौरान ड्रोन्स ने सिटी के सेंट्रल एरियाज को टारगेट किया जहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस को डैमेज किया. ये इंसिडेंट एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है जो रीजनल सिक्योरिटी टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में हुआ. ऑलराइट, ड्रोन अटैक ने इमरजेंसी रिस्पांस को ट्रिगर किया और लोकल अथॉरिटीज को सिचुएशन को कंट्रोल करने और इंजर्ड लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा. इस अटैक के बाद सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन किया गया इजराइल में और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई. ओके, ताकि फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, तो ये आपका जीएस पेपर 3 में प्रिविलेंट है और मेंस में आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं बता देती हूँ. Evaluate the response mechanism and security measures that can be adopted to mitigate the risk posed by drone attacks in metropolitan areas. Cite the recent incidents in Tel Aviv as an example. तो यहाँ पे ना आपको इंडिया में अगर हुआ तो क्या कर सकते हैं उसको सोच के आंसर लिखना पड़ेगा. बिकॉज यूपीएससी मतलब आप इंडिया का देखोगे राइट, तो इंडिया पे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वैसे टाइप का आंसर आप लिखने का ट्राई करना. एन एग्जाम्पल डेफिनेटली तेल अवीव का देना, कैसे क्या हुआ, कितने इंजर्ड हुए, इजरायली गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स किए कर रहे हैं, वो सब आप एग्जाम्पल में इन्वॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the current situation of the IT system at EPFO? All right. So EPFO के बारे में अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है IT सिस्टम का. तो वहाँ पे सिचुएशन ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शनल है और क्रैश प्रोन है EPFO का जो सर्वर है. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जो EPFO के IT सिस्टम सभी डिसफंक्शनल और क्रैश प्रोन है. ओके, इसका मतलब है कि सिस्टम अक्सर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और बार बार क्रैश हो रहे हैं. ओके, ये इश्यूज यूजर सर्विस और डेटा प्रोसेसिंग को अफेक्ट कर रहे हैं जिससे लोगों को EPFO से रिलेटेड काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही है. ऑथोरिटीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स कर रही हैं लेकिन अभी तक सोल्यूशन को सिचुएशन को स्टेबल नहीं हुई है और सोल्यूशन कोई मिली नहीं है. ऑलराइट, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट लास्ट 2.5 ईयर से होते जा रही है. ओके, सो ये जीएस पेपर आपके 2 और 3 दोनों में रिलेवेंट होगा और क्वेश्चन मेंस में आपको ऐसा आ सकता है कि एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन मैनेजिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द implications of system failure on service delivery. Refer to the issue at EPFO in your discussion. ओके, ये आपका आ सकता है ऐसे मेंस में क्वेश्चंस. ओके, तो EPFO का फुल फॉर्म आई होप यू ऑल नो. अगर नहीं पता इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO. ओके, now let's move on to our next question, that is what caused the unrest in Bangladesh that led to 105 deaths. Okay, so question क्या क्या होगा, आंसर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? पॉलिटिकल रैली, रिलीजियस प्रोसेशन, प्रिजन रायट या स्टूडेंट प्रोटेस्ट. बेसिकली यहाँ पे आंसर होगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट. हाँ, स्टूडेंट्स ने प्रिजनर्स को जेल से निकाला जरूर है बट ये प्रिजनर्स रायट नहीं है, ये एक स्टूडेंट रायट्स है. किसके अगेंस्ट है अभी हम देखते हैं. ऑलराइट, तो बांग्लादेश में अनरेस्ट का मेन कॉज है स्टूडेंट प्रोटेस्ट.
जो एंटी कोटा सिस्टम के खिलाफ चल रहा था। मोर देन हाफ सीट्स रिजर्व कर दिया गया फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, जिससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स गुस्सा हो गए। स्टूडेंट्स का कहना था कि करंट कोटा सिस्टम जो है, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट्स एलोकेट करता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को अंडरमाइन कर रहा है। ओके, इस सिस्टम को लेकर स्टूडेंट को लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। ओके, प्रोटेस्ट के दौरान डेमोन्स्ट्रेशंस वायलेंट हो गए और क्लैशेस की वजह से सिचुएशन एस्केलेट हो गई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस हुए, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा। इस वायलेंस के चलते 105 लोगों की जान गई और कई लोग इंजर्ड हुए। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया और प्रोटेस्ट को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन टेंशन्स और अनरेस्ट बढ़ते गए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So, what action did Trump lay out in his populist agenda after accepting the nomination? तो नॉमिनेशन में ट्रंप ने क्या बोला कि उनका मेन एजेंडा क्या होने वाला है। देखो, इंडिया में भी बोलते हैं, राइट, जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो बोलते हैं ना, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा। तो वहाँ पे भी ट्रंप ने भी कुछ कुछ बातें बोली, लेकिन उनका मेन जो एजेंडा है वो क्या है, इमिग्रेशन रिफॉर्म। ओके, सो उनका मेन जो एजेंडा है वो है इमिग्रेशन रिफॉर्म। तो एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉपुलिस्ट एजेंडा में नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने के बाद इमिग्रेशन रिफॉर्म को एक मेजर प्रायोरिटी के रूप में ले आउट किया। ओके, इमिग्रेशन रिफॉर्म को क्या किया, मेजर प्रायोरिटी के रूप में उन्होंने ले आउट किया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करना और बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना शामिल है। इस एजेंडा के तहत ट्रंप ने बिल्ड द वॉल, क्या है, बिल्ड द वॉल, ओके, का प्लान भी प्रपोज किया, जिसमें मैक्सिको के साथ बॉर्डर पर एक वॉल बनाने की बात की गई। ये स्टेप्स उन्होंने अपने कैंपेन में अमेरिका के वर्कर्स और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे। ऑलराइट, तो इमिग्रेशन हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, इवन इंडिया के लिए भी है, राइट। तो इंडिया में कैसे क्या आपका रिफॉर्म्स लिया जा सकता है, क्या क्या रूल्स बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आपको आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डिड द यूएन टॉप कोर्ट डिक्लेयर अबाउट द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी। द यूएन का जो टॉप कोर्ट है, ओके, इजराइल का ऑक्यूपेशन जो उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है पैलेस्टाइन टेरिटरी, उस पर उन्होंने क्या बोला है, क्या उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। ओके, तो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है कि इट इज इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। ओके, तो यूएन के टॉप कोर्ट, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज आईसीजे, इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरी को इंटरनेशनल लॉ के अंडर इलीगल डिक्लेयर किया। ओके, कोर्ट ने कहा कि इजराइल का वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस के अंदर आता है। कौन सा जगह बोला गया है, वेस्ट बैंक एंड आपका गाजा स्ट्रिप। ओके, वेस्ट बैंक एंड आपका गाजा स्ट्रिप। उसको क्या कहा गया है उन्होंने, उनका ये गाजा स्ट्रिप पर ये जो है ये इलीगल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आप वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन के अंडर आता है और ये ऑक्यूपेशन इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स और एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट है। इसका मतलब है कि इजराइल का ये ऑक्यूपेशन लीगली जस्टिफाइड नहीं है और ये
इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है। अब जो गाजा के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये यूएन के जो ये डिक्लेरेशन है उसको वेलकम किया। वो तो खुश थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द इसमें कुछ एक एक्शन लिया जाए और गाजा को उसका जगह मिल जाए और इजराइल वहाँ से विड्रॉ करे, अपना जो उन्होंने कब्जा करके रखा है वो वहाँ से विड्रॉ कर ले। Now let's move on to our next question. What was the cause of the protest in Bannu, Pakistan? Okay, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हर जगह में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे क्या रीज़न है? वहाँ पे रीज़न है मिलिट्री ऑपरेशन। ओके, तो बन्नू जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे प्रोटेस्ट का कॉज मिलिट्री ऑपरेशन था। लोकल रेसिडेंट्स ने मिलिट्री ऑपरेशंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जो उनकी एरियाज में चल रहा था। इन ऑपरेशंस का फोकस मिलिटेंट्स और इंसर्जेंट्स को टारगेट करना था, लेकिन इसके चलते सिविलियन एरिया में भी डैमेज और डिसरप्शन हुआ, जिससे लोगों को सीवियर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को मिलिट्री एक्शंस के इम्पैक्ट से तकलीफ हुई और वो अपनी ग्रीवांसेस को एक्सप्रेस करना चाहते थे। ओके, अभी पाकिस्तानी जो आर्मी है वो मिलिटेंसी के अगेंस्ट फाइट कर रही है, सोचो, राइट? तो वो खुद तंग आ गए हैं इंटरनल इतने मिलिटेंसी के वजह से, उनका इतना अनस्टेबल सिचुएशन हो गया है कंट्री के अंदर। तो ये बेसिकली आपका इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 एंड 3 में, दोनों में रिलेवेंट है। मेंस में आपका कैसे क्वेश्चंस आ सकता है सुन लो। मेंस में आपको आ सकते हैं जैसे एनालाइज द रीजंस behind the protest in Bannu, Pakistan and discuss the impact of military operations on civilian life and local governance. कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या थोड़ा घुमा के आ सकते हैं। It is not that important but आप थोड़ा पढ़ सकते हो इसके बारे में। Alright, now let's move on to our next question. What led to the arrest of Russian journalist in यकतरिनबर्ग? यकतरिनबर्ग भी आपका रशिया में ही है। ऑलराइट, इट इज इन रशिया ओनली। तो रशियन जर्नलिस्ट को क्यों अरेस्ट किया गया? एस्पियोनेज। एस्पियोनेज मतलब आपका वो छुप छुप के स्पाई कर रहा था गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन पे वो स्पाई कर रहा था, इसके वजह से उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो यकतरिनबर्ग में रशियन जर्नलिस्ट की अरेस्ट एस्पियोनेज के चार्जेस के तहत हुई, राइट? रशियन अथॉरिटीज ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को फॉरेन एंटिटीज के साथ शेयर किया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता था। एस्पियोनेज मतलब मैंने आपको पहले बताया, राइट, कि एलिगेशंस के तहत जर्नलिस्ट को इंटरोगेट किया गया और उनकी एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ये अरेस्ट उनके प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल इंटरैक्शंस को स्क्रूटिनाइज करने के लिए किया गया, ऑलराइट, जिससे उनके एक्शंस और कनेक्शंस का नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एवोल्यूशन हो सके, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट ना आए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन इस केस ने मीडिया फ्रीडम और गवर्नमेंट के सर्विलेंस प्रैक्टिसेस के बीच बैलेंस का इशू भी हाईलाइट किया। काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट अगेंस्ट है कि ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं कि जर्नलिज्म का हत्या हो रहा है एंड ऑल, ये सब रशिया को बताया जा रहा है, रशिया के अगेंस्ट आवाज़ उठ रहे हैं। बट एज रशिया इज रशिया, वो नेशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और किसी को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the primary reason for Iran's capability to produce missile material according to Antony Blinken? Okay, the reason क्या है? Withdrawal from the nuclear deal. Okay, explanation मैं देती हूँ. एंटनी ब्लिंकन जो है उन्होंने बताया कि ईरान के मिसाइल मटेरियल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी का प्राइमरी रीजन यूएस का 2018 में न्यूक्लियर डील यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दैट इज JCPOA से विड्रॉल था. जब यूएस ने JCPOA से विड्रॉल
किया तो ईरान ने डील के अंडर अग्रीड अपॉन न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करना शुरू किया। उन्होंने कुछ नहीं माना, जो भी रिस्ट्रिक्शन दिया गया था न्यूक्लियर आप जब कुछ बनाओगे उसको कुछ घंटा नहीं माना उन्होंने। इसके रिजल्ट में ईरान ने अपने न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक्सीलरेट किया, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन को भी एनहेंस करने में मददगार साबित हुआ। ओके, यूएस के विड्रॉल के बाद ईरान ने एनरिच यूरेनियम प्रोडक्शन और एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में प्रोग्रेस की, जिससे मिसाइल मटेरियल की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स को इजीली एक्सेस करना पॉसिबल हुआ। ये डेवलपमेंट रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ावा दे रहा है और इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स के लिए एक मेजर चैलेंज क्रिएट कर रहा है। अब देखो, ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गया तो पूरे रीजन में कितना बड़ा एक थ्रेट हो सकता है, राइट। पूरे आपके जो अरब एरिया है तो उसमें कितना बड़ा एक एक कितना मेजर एक थ्रेट आ सकता है कि न्यूक्लियर पावर आ गया। एंड एक ऐसा कंट्री में जो मतलब ऑफ कोर्स इंडिया जैसा तो है नहीं, गुस्सा आया और अगर चला दिया तो एक वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। इट्स अ वेरी मेजर कंसर्न। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 13th नंबर क्वेश्चन। What was the main concern regarding the upcoming election in Sri Lanka? Now, श्रीलंका में अपकमिंग इलेक्शन को लेके क्या कंसर्न था? लेजिस्लेटिव बिल को लेकर कंसर्न था। तो श्रीलंका के अपकमिंग इलेक्शंस के दौरान मेन कंसर्न एक लेजिस्लेटिव बिल ही था। ओके, बिल के अराउंड था। ओके, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स प्रपोज कर रहा था। इस बिल में कुछ प्रोविजंस थे जो इलेक्शन प्रोसेस को सिग्निफिकेंट तरीके से अफेक्ट कर सकते थे, जैसे कि इलेक्टोरल बाउंड्रीज की रिकॉग्नाइजेशन और वोटिंग सिस्टम में चेंजेस। तो बाउंड्री चेंजेस से कुछ एरियाज की वोटिंग पावर को इम्पैक्ट किया जा सकता था। ओके, और वोटिंग सिस्टम मॉडिफिकेशन से फेयर रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन रिजल्ट्स पर इन्फ्लुएंस हो सकता था। बिल में इलेक्शन मॉनिटरिंग और ओवरसाइट को लिमिट करने के प्रोविजंस भी थे, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन करने का पोटेंशियल रखते थे। तो इन सब चेंजेस की वजह से ऑपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी इस बिल को भर भर के क्रिटिसाइज किया और इसके फेयरनेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में नेगेटिव इम्पैक्ट के कंसर्न्स रेज किए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट question. What was the main focus of the public hearing conducted by the US panel on Afghan war? Okay, so answer क्या होगा? Withdrawal impacts. So US panel ने अफगान वॉर पर जो पब्लिक हियरिंग कंडक्ट की उसका मेन फोकस विड्रॉल इम्पैक्ट पर था। जैसे देखो, अफगान पे यूएस ने काफ़ी साल तक उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल किया, वहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स रखे थे, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने सडनली विड्रॉल किया, मिलिट्री ट्रूप्स को बुला लिया वापस यूएस में, उसका रीज़न उन्होंने कभी पब्लिकली बताया नहीं। तो इस बार उन्होंने क्या क्या पब्लिक हियरिंग उन्होंने कंडक्ट करी और वहाँ पे मेजर रीजन जो है वो विड्रॉल इम्पैक्ट्स पर उन्होंने बात किया। तो हियरिंग के दौरान पैनल ने अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल के इफेक्ट्स को एग्जामिन किया। ऑलराइट, इसमें ये असेस किया गया कि विड्रॉल से रीजनल स्टेबिलिटी, अफगान गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, पैनल ने विड्रॉल के प्रोसेस और एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस को भी डिस्कस किया और इससे रिलेटेड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस और लेसन लर्न पर फोकस किया। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने टोटल आपको 14 MCQs दिए और कई सारे मेंस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी बताए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस देखना है तो डू चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको टाइप्ड मिल जाएगा क्वेश्चंस। ऑलराइट, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको अगर ये यूनिक लगा कि हाँ यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस, MCQs एंड एक्सप्लेनेशन सब मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। रोज आपको सुबह सुबह मिल जाएगा ये एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया,
subscribe our channel please. Alright, and press the bell icon. So thank you for watching. God bless you. All the best.